सैंपल में एटम्स करोड़ों अरबों होंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर जैसे हमें बोलना हो कि 6 × 10⁻20 करोड़ या 20 मॉलिक्यूल्स या एटम्स बोल दो, तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्या किया गया है कि हमने ये बोल दिया कि अगर हमारे पास यूनिट है कितनी 6.023 × 10⁻23 यूनिट्स अगर पड़ी हुई है, ये 0.022 भी यूज करते हैं कई जगह, ठीक है ना। मैं चाहूं तो इसकी जगह 0.022 भी लिख दूं। एग्जाम में 0.023 आए तो कोई हमें उसमें टेंशन नहीं लेनी है, वो डेटा भी यूज कर सकता हूं, ठीक। इतनी यूनिट्स अगर है तो इन यूनिट्स को क्या मान लिया गया है, दिस इज, ठीक। यानी एक मोल की डेफिनेशन ये है कि 1 मोल कंटेंट्स 6.023 या 22 10⁻23 यूनिट्स। समझ गए बात हो। और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड Na, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रो, जिसने डिस्कवरी करी इस नंबर की, तो उसके नाम पे इसका नंबर नाम है। मतलब ये वाला जितना नंबर है इसी को Na के बराबर बोला है। Na इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हो, Na इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻20। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने एक सैंपल लिया और सैंपल में सपोज कीजिए मेरे पास 6.023 × 10⁻23 एटम्स मिल गए मुझे, तो मैं इसको शॉर्ट में बोल सकता हूं कि दिस इज 1 मोल एटम। समझ बात हो। यानी कलेक्टिवली इतने सेट को हम क्या नाम दे रहे हैं, 1 मोल। जैसे अपन 12 अगर अपन ने कोई ऑब्जेक्ट लिया, 12 बॉल्स लिए, तो हमने दर्जन बोल दिया शॉर्ट में। ऐसे ही इतने सारे अगर एटम्स ले लिए मैंने कलेक्टिवली, तो हम उनको क्या नाम देते, 1 मोल। अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, 23 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ले लूं मैं, इसका मतलब ये 1 मोल क्या पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इतने ही आयंस ले लूं, 6.023 × 10⁻23 आयंस ले लूं, तो मैं इसका बोलूंगा कि ये 1 मोल क्या पड़े हुए हैं, आयंस। यानी सैंपल में इतनी सारी यूनिट्स होगी तो उसे ही कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, 1 मोल। जैसे फॉर द एग्जांपल मुझे बोल दिया कि 1 मोल मेरे पास हीलियम लिया गया है सैंपल, तो मतलब क्या निकलता है कि इसमें 6.023 × 10⁻22। मेरी एक्चुअली यूजुअल प्रैक्टिस मेरी क्या है, 23 लिखने की, ठीक है ना। तो 6.022 10⁻23, इसमें क्या होंगे, एटम्स। किसके एटम्स, हीलियम। क्योंकि सैंपल किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। सैंपल किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन ले लूं, H2, तो सैंपल किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब इसमें 6.022 × 10⁻23 क्या पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के। समझिए बात हो। और अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल हमने ले लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 1 मोल में पहले लूं H+, 1 मोल H+ ले लिया हमने, इसका मतलब इसमें 6.022 × 10⁻23 क्या होंगे, आयंस। किसके आयंस, हाइड्रोजन के। तो जो चीज सैंपल में दे दी है उसी की यूनिट्स लेंगे। अगर आयंस दे दिया है, ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है, आयंस की फॉर्म। तो बात समझ गए। अगर मैं किसी भी चीज का 1 मोल बोलूंगा तो उसमें इतनी स्पीसीज पाई जाएगी, ठीक है ना, या इतनी यूनिट्स पाई जाएगी। अब एक क्वेश्चन जेई ने पूछा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, moles of electron are weighted as 1 kg, as 1 kg। ये जेई का क्वेश्चन था एक बार। अब अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन के मोल्स काउंट करना चाह रहा हूं, अज्यूम हमने कर लिया कि अज्यूम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए x। अगर मैं x मोल इलेक्ट्रॉन के ले लूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे भाई। अपन ने 1 मोल की डेफिनेशन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन,
अगर मैं यहां ये लिख दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे इसमें। हाँ, समझ रहे बात को कि इलेक्ट्रॉन इतने मैंने इकट्ठे कर लिए एक साथ, तो उनको मिलाकर मैं क्या नाम दे सकता हूं? 1। तो x मोल इलेक्ट्रॉन अगर पड़े हुए हैं तो नंबर कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का? 6.022 10⁻23 इंटू एक्स इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं मेरे पास। बोलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन सैंपल यानी कि Na इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनका मास क्या होगा? इनका मास होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक्स इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इनका मास निकाल लिया तो क्वेश्चन में किसके बराबर बोल रहा है? 1 कीजिए। मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में? x। तो x बराबर क्या आ गया? 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻−30। ये बात समझ गए हैं? ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेटेड एज 1 kg। तो मैंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन के मान लिए? x मोल। 1 मोल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? 6.022 10⁻23। तो x मोल में कितने पाए जाएंगे? इंटू x कर दूं, और इतने इलेक्ट्रॉनों का मास कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास, और ये चीज क्वेश्चन में किसके बराबर बोल रहा है? 1 kg। तो यहां से हम x निकाल। तो हमें अभी कंक्लूजन इसका ये है कि मोल से मतलब हमें क्या निकालना है कि मोल का मतलब है काउंटिंग यूनिट है जस्ट। अगर आप टेबल, कुर्सी या रुपीस के बारे में बात करें कि मैं इतनी सारी टेबल इकट्ठी कर लूंगा एक साथ, तो वो सारी टेबल मिला के मैं क्या बोल दूं? 1 मोल। बोलना आसान हो गया। फिर फायदा क्या हुआ हमें कि हमें बोलना आसान हो गया, हमें ऐसा नहीं बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर पर्टिकुलरली जो है उसको 1 मोल मान लिया गया। अब ये डेफिनेशन कैसे आई वो देखते हैं। इतना ही। ये IUPAC कैसे डेफिनेशन देता है? IUPAC केमिस्ट्री की ब्रांच है, ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, डेफिनेशंस वगैरह बनाने में। ठीक है ना, पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक में IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो IUPAC ने डेफिनेशन कैसे दी है 1 मोल की कि 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड contains as many entities as present in 12 gram of C12 isotope। डेफिनेशन कहां से आई है? इससे, यानी कार्बन 12 का आइसोटोप लिया, इसका कितना ले लिया? 12 ग्राम। और इस 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? 6.02322 इंटू 10⁻23 एटम्स पाए जाते हैं कार्बन 12 के। ठीक है ना। एज एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। डेफिनेशन क्या बोल रही है? कार्बन 12 आइसोटोप ले लिया जाए, ठीक है ना, उस कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम ले लिया जाए वेट कर उस 12 ग्राम में एटम्स निकाले जाएं, तो 12 ग्राम में एटम्स आते हैं इतने। ठीक है, तो किसी भी चीज में इतनी स्पीसीज मिल जाएगी तो वो उस चीज को क्या बोल दिया जाएगा? 1 मोल। ये बाय डेफिनेशन। यानी कि आप ये सोचो कि ये 12 ग्राम जो माना है ना, ये कितना माना गया है? 1 मोल। यानी 1 मोल बताने के लिए 1 मोल किसका कंपेयर कर लिया? कार्बन 12 का। ठीक है, कार्बन 12 के 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, इतनी ही स्पीसीज किसी में होगी तो उस चीज को उसका क्या बोल दिया जाएगा? 1 मोल। डेफिनेशन वाइज किसको लिया गया है? C12 को। कंप्लीट नंबर है इसका, एटॉमिक मास का 12.00 असाइन किया गया है, इसलिए इसको ले लिया गया है। ठीक है ना, बाकी को भी लिया जा सकता था लेकिन कंप्लीट नंबर की वजह से इसको लिया गया। अब ये चीज तो होगी अपनी IUPAC डेफिनेशन। ठीक है ना। IUPAC डेफिनेशन के बाद
हमें अभी तक किसके बारे में पता चला है कि अगर नंबर्स पता है किसी चीज का तो मैं मोल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज को मैं रिप्रेजेंट कर दूं कैपिटल N से, अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, Na। तो मेरे पास पहला फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल Na, यानी एवोगाड्रोस नंबर। इससे मुझे क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। जैसे फॉर दी एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम है, और हमसे बोला जाए कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, ठीक। तो गलती होगी ना एकदम देखने पे, कितने मोल हुए, 20 मोल्स। भाई मुझे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। अगर n दिया हुआ है तो मैं लिख दूं 12.044 10 टू द पावर यहां आ जाएगा 24, और Na से डिवाइड कर दूं इसे मैं। अगर Na से डिवाइड करूं 6.022 10 टू द पावर 23 बराबर ये n होगा, n बराबर कितना आ गया, यानी कितने मोल्स पड़े हुए हैं, 20 मोल। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे मोलिक्यूल के बारे में दिया होता, यही एग्जांपल में ऐसे लिख दूं कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मोलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ठीक है। तो सीधा सा डिफरेंस समझो, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में देगा तो एटम्स देगा, है ना, और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में देगा तो मॉलिक्यूल्स देगा। तो ये पूछेगा कि कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ ओजोन कितने होंगे, तो सीधा ही अपन इस नंबर को n मानकर किससे डिवाइड कर दें, Na। तो ये कितने हैं, 20 मोल, लेकिन किसके होंगे, ओजोन के। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, कैसे, एग्जांपल, ओजोन सैंपल कंटेंट्स, ओजोन सैंपल कंटेंट्स, इसको जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 36.132 है ना, इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी थोड़ा सा अपन ने इसमें ट्विस्ट डाल दिया है कि सैंपल कौन सी बात कर रहा है, ओजोन की, लेकिन दे उसमें क्या रहा है, एटम्स, और पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ ओजोन बताइए। तो सीधी सी बात है, जो सैंपल हम ले रहे हैं उसमें एटॉमिक फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ है चीज, उसमें किस चीज में पड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल में। यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल इकट्ठा है, लेकिन हर ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब मेरा पहला काम क्या है कि जो एटम्स है इनको मैं किस में चेंज करूं, मॉलिक्यूल। भाई बच्चा यहां सीधा Na से डिवाइड कर देगा तो गलती करेगा, Na से सीधा अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो अगर मैं यहां से इसको सबसे पहले काम क्या करूं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स है 36.132 10 टू द पावर 24। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओजोन इज इक्वल टू 36.132 10 टू द पावर 24 अपॉन क्या करूं, ये चीज कितनी आ जाएगी, 12.044 10 टू द पावर 20। मैंने क्या किया है, एटम्स को किसमें चेंज कर लिया है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल अगर पता लग गए हैं n, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, n अपॉन Na। कितने मोल्स आ जाएंगे, 20। लेकिन ये 20 मोल्स किसके आएंगे, 20 मोल्स ऑफ ओजोन। समझिए बात। तो जिस सैंपल के बारे में बात की जाएगी हमें उसी फॉर्म में ये फार्मूला लगाना है, यानी कि यहां जो है नंबर ऑफ स्पीसीज जिसके मोल पूछे हैं, अगर वो मोलिकुलर फॉर्म में है तो यहां आएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल, अगर यहां एटॉमिक फॉर्म में है तो यहां आएगा नंबर ऑफ एटम्स, और अगर यहां आयंस है तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ आयंस। तो मैं जो ये लिख रहा हूं स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या हो सकता है, स्पीसीज इज आइदर एटम्स या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, या क्या हो सकते हैं, आयंस। समझिए बात हो।
तो पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास नंबर पड़ा हुआ है एटम्स का है मॉलिक्यूल का, तो मैं नंबर से मोल निकाल सकता हूं, है ना। वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं मैं कि अगर मैं यहां से बोलूं कि अगर ओजोन के मैं मोल बोल देता 3, तो उल्टा भी कर सकते हैं अपन। देखते हैं वैसा क्वेश्चन। नोट एग्जाम्पल है 12.044 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हमें ले लिया, या मैं इसको ले लूं 3 मोल H2SO4 ले लिया मैंने। अब इसमें मुझसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बताइए। 3 है ना, ठीक है ना भाई। अगर आपको फार्मूले में n पूछा है तो n इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू n, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मोल कितने हैं 3, और ये क्या हो गया n, कितना हो गया 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। किसके पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO। सही है बात है, क्लियर है पॉइंट है, ठीक। अच्छा, अगर मुझसे पूछ ले कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अगर ये पूछे तो ये निकालने के लिए अपन क्या करें, H2SO4 को एनालाइज कर लेते हैं। H2SO4 को पूरा तोड़ दूं तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलने वाला है। कितने से मिल रहा है, 1 से। तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 3Na, तो 3Na से कितना मिलेगा बताइए। हाइड्रोजन कितना होगा 6Na, सल्फर कितना होगा 3Na, और ऑक्सीजन कितना है 12। बस कोई मैथमेटिक्स मतलब कोई केमिस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पे 2 एटम मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पे 2 एटम मिलते हैं, तो 3Na को तोड़ने पे कितने मिलेंगे 6Na। बोलिए, यूनिटरी मेथड है। एक मॉलिक्यूल को तोड़े तो इससे मुझे ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 4, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो 3Na में कितने होंगे, ठीक है। तो ये चीज अपन आसानी से निकाल सकते हैं। मोलर मास, मोलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंपल कैपिटल M से। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम। मोलिकुलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास होगा इट इज मास ऑफ 1 मोल, ठीक। अगर 1 मोल मैंने ले लिया तो उसके मास को मैं क्या बोलूंगा, मोलर। अब ये 2 तरह का होता है मोलर मास। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और एक होता है ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास दोनों ही कॉमन क्या कहलाते हैं, मोलर मास। लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझ रहे हैं। सबसे पहले लिया मैंने ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। यानी स्पीशीज किस फॉर्म में ली जा रही है, एटॉमिक फॉर्म में। अगर सैंपल में सिर्फ एटम पड़े हुए हैं, देखो सैंपल 2 तरह के, अगर सैंपल में सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में है तो उसे अपन एटॉमिक सैंपल बोलेंगे। जैसे हीलियम गैस ले लूंगा तो हीलियम गैस में सिर्फ क्या पाए जाएंगे, एटम्स पाए जाएंगे। अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूं H2 तो उसमें क्या पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन स्पीसीज कौन सी होगी उसके अंदर, मॉलिक्यूल। तो अगर मैं कोई ऐसी स्पीसीज ले लूं, ऐसा सैंपल ले लूं जिसमें सिर्फ एटम्स पाए जाते हैं, तो एटॉमिक सैंपल के 1 मोल अगर एटम्स ले लूं तो उनका मास क्या कहलाता है, ग्राम। अब 1 मोल एटम का क्या मतलब है कि इट इज मास ऑफ Na, यानी कि मास ऑफ Na एटम्स। क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल इज ए कलेक्शन, किसका कलेक्शन, Na। तो Na एटम्स पढ़े होंगे तो उसको 1 मोल बोलेंगे। तो मास ऑफ Na एटम्स निकालने हैं तो इसको कैसे निकालूं, Na इंटू
मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। एटम कितने मेरे पास, Na, और Na एटम का मास कितना होगा, Na मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन एटम। या हम इसको बोल सकते हैं ना कि Na इंटू, अब लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास को क्या लिखा है, AMU, बोलो। और AMU की जगह में क्या लिख सकता हूं, Na इंटू A इंटू 1/Na, और ये किस में लिखा, ग्राम में। कैंसिल आउट होके ये क्या आ गया, A ग्राम। यानी कि आप ये समझो कि जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं हीलियम 2He4, तो जो ऊपर 4 दिखाई दे रहा है ये चीज क्या है, इसका मास नंबर, और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। सही बात है। अगर मैं इस A के साथ Mu लगा दूं तो ये इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। सही है, कितना आंसर आ गया, 4Mu। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं A एटॉमिक मास नंबर के साथ Mu यूनिट लगा दूं तो वो चीज क्या बन जाएगी, एटॉमिक मास। और अगर मैं इस A के साथ, यहां A के साथ मैं ग्राम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास, या मैं इसी को क्या बोल सकता हूं, मोलर मास। और मोलर मास कितना आ गया इसका, 4 ग्राम। फर्क समझ लो। ग्राम एटॉमिक मास की एक और डेफिनेशन है, व्हेन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर आपने यूनिट में 4 Mu लगाया है, इसका मतलब ये 4 एक एटम का मास है। लेकिन अगर आपने यूनिट में ग्राम लगा दिया तो ये कितने मोलर मास है, 1 मोल का मास, इसका मतलब ये। और 1 मोल का मास मतलब कितने एटम्स का मास, N एटम्स का। फर्क समझ रहे हैं। अकेला एक एटम लेंगे तो 4 Mu का है, लेकिन अगर मैं ऐसा एक कलेक्शन ले लूं जिसमें Na एटम्स हो तो उन Na एटम्स का पूरा टोटल मास कितना निकल के आने वाला है, 4 ग्राम। क्लियर है बात ये, ठीक है ना। तो ग्राम अगर यूनिट लगी हुई है तो मोलर मास समझेंगे, और अगर Mu यूनिट लगी हुई है तो एटॉमिक मास समझेंगे। ये फर्क है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझे। अगर एटॉमिक मास उनसे पूछा जाए तो लिख देंगे 4 ग्राम, तो गलत है। एक एटम का मास इतना ज्यादा नहीं हो सकता। एटम का मास हमेशा हम किसमें, कौन सी यूनिट में दिखाते हैं, Mu यूनिट लाए अपन इसीलिए क्योंकि मास की सबसे छोटी यूनिट एक तरह से Mu। तो एटम का मास हमें पता है नेग्लिजिबल है, तो उसको दिखाने के लिए Mu यूनिट है। और 1 मोल का मास तो हम ग्राम में दिखा रहे हैं क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स या मोलिक्यूल पड़े हुए हैं, Na। तो उन सबका कलेक्शन जो है वो 4 ग्राम के बराबर। ठीक है, नोट कीजिए सर। 6C12 6C12 है, तो इस 12 नंबर पे अपन ध्यान रखें। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 12 Mu। अगर ग्राम में पूछ लिया जाए तो 12 इंटू 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये तो क्या एटम का मास। अगर इसी के लिए मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज मोलर मास, ठीक, तो मोलर मास में सीधा क्या बोल दूं, 12 ग्राम, दिस इज मोलर मास। लेकिन मोलर मास को हम यहां पे एक चीज और बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि मैं सैंपल किस फॉर्म में ले रहा हूं, एटॉमिक फॉर्म। अब यहां से इससे पहले वाले फार्मूले में नंबर ऑफ मोलिक्यूल या एटम्स के साथ नंबर देखा था अपन, रिलेशन देखा था। यहां पे हम रिलेशन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल या वेट ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम, इन ग्राम। ठीक, और इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल M अपॉन, इसको वेट या इसकी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वेट अपॉन कैपिटल M, डिफरेंशिएट करने के लिए। वैसे तो स्मॉल m भी लिख सकता था मैं, ठीक है ना। तो वेट जो भी दिया हुआ है अपॉन मोलर मास कर देंगे तो क्या जाएंगे, मोल्स। तो ये दूसरा फार्मूला आ गया, वेट अपॉन। इससे पहले कौन सा फार्मूला था, n अपॉन Na। जब नंबर दिया हुआ होगा तो उसका यूज करेंगे, और जब वेट दिया हुआ होगा तो इसका यूज करेंगे।
अब इसका यूज कैसे है कि जैसे मान लो, सपोज करो, यहां देख लीजिए, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो मुझे दे दिया 24 ग्राम हीलियम सैंपल और मुझसे पूछिया कि कितने मोल्स होंगे इसमें, तो वो क्वेश्चन में आपको हीलियम का मोलर मास दे देगा S4। इसका मतलब मोलर मास इसका कितना लेना है, 4 ग्राम। अब आपको दिख रहा है कि वेट कितना है, 24 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 4 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर मास कितना हो गया, 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितने हो गए, 6। समझ गए बात को। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर उल्टा क्वेश्चन ऐसे दे दो कि उल्टा क्वेश्चन उसने दे दिया कि 4 मोल सोडियम, 4 मोल सोडियम, कैलकुलेट द मास ऑफ सैंपल या वेट ऑफ सैंपल, कैलकुलेट द मास ऑफ सैंपल। अब ये कैलकुलेशन भी वैसे ही है कि 1 मोल का मास, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1 मोल का मास किसके बराबर होता है, m ग्राम मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर सोडियम है तो सोडियम दे दिया उसने Na इज इक्वल टू 23। इसका मतलब एक यूनिटरी मेथड से सोच रहे हैं अपन, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे। 1 मोल का मास कितना होगा, 23 ग्राम। तो 4 मोल का मास कितना होगा, 4 इंटू 23। समझ गए बात को। यानी कि यहां पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने हैं, 4, और ये मोलर मास कितना है, 23। यूनिट आंसर किसमें आ जाएगा, ग्राम। तो मैं ये किसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, ये मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं वेट वाले क्वेश्चंस का। अब अगर मान लो कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, सपोज करो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 24 MU हीलियम सैंपल, ठीक, और हमसे पूछ लिया जाता कि मोल बताइए कितने होंगे। तो मोल निकालने के लिए मैं क्या करता कि मोल N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया है, 24 MU, और मोलर मास इसका कितना लेंगे, 4 ग्राम। यहां ध्यान रखना है, मोलर मास हम हमेशा किस में लिखेंगे, ग्राम में, ना कि MU में। एटॉमिक मास अगर देखें तो वो किस में लिख सकते हैं, MU। ये सावधानी वाली चीज है। 24 MU और ये 4 ग्राम, क्या मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे करूं, 24 1 MU की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन Na ग्राम। ये मैं पहले लिख चुका हूं, 4 ग्राम। तो कितना हो गया, 6/Na, और आंसर क्या आ गया। तो बच्चे से ये गलती एक बेसिक हो सकती है कि क्वेश्चन में 24 ग्राम दिया है तो कितने मोल आ गए, 6 मोल, लेकिन 24 MU दिए हैं, ठीक है, तो फिर वो 6 मोल नहीं होंगे, वो कितने होंगे, 6/Na। तो कंक्लूजन इसका ये है कि वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ग्राम में, तो ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम। और मोलर मास कैसे निकाल रहे हैं अपन इसका, कि जो मास नंबर है उसी के साथ यूनिट क्या लगा दी, ग्राम। एटॉमिक मास कैसे निकाल रहे हैं, जो मास नंबर है उसके साथ यूनिट क्या लगा दी, MU। ये चीज हमने कौन सी पढ़ी है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का यूज कब करेंगे, जब सैंपल किस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म। अब पढ़ेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। नोट करो सर। अगर इस कमरे में हीलियम गैस भर देते अपन, तो हीलियम किस फॉर्म में होती, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक। तो अगर सैंपल किस फॉर्म में, मोलिकुलर फॉर्म में, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज मास ऑफ 1 मोल। यहां भी 1 मोल आएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो मोलर मास, लेकिन आगे क्या आएगा, इट इज मास ऑफ 1 मोल। इसका मतलब कितने का मास आएगा, इट इज मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स। अब Na मोलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, Na मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। बोलो, अपने पास कितने मोलिक्यूल पड़े हुए हैं, Na। मुझे Na का मास निकालना है, तो क्या करना है, Na इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, ठीक। तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल जो भी आ रहा है, ठीक है, तो वहां से अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं कि Na इंटू एक मोलिक्यूल का मास हमने मान लिया x MU, सपोज करो, ठीक।
तो एम यू को मैं चेंज कर लूं ग्राम में, तो Na इंटू एक्स इंटू 1/Na, यहां पे क्या जाएगा ग्राम। तो आंसर क्या आ गया x ग्राम, वेयर x इज मोलिकुलर मास। समझ गया बात को? यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मुझसे पूछ लिया जाता है एग्जांपल कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ O2, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ O2, इसका मतलब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, कितने मोलिक्यूल का मास, Na मोलिक्यूल का मास। ग्राम मोलिकुलर मास इट इज मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स ऑफ O2, मोलिक्यूल ऑफ O2, और इनका मास कैसे निकल के आएगा, Na इंटू एक मोलिक्यूल का मास 32 mu, अपन लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं। तो सोल्व करने के बाद Na इंटू 32 इंटू 1/Na ग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 32 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम। यानी कंक्लूजन ये है कि अगर मान लो मेरे पास मोलिकुलर मास है, कंक्लूजन समझना क्या है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया वाटर, वाटर का अगर मुझसे पूछा जाए कि मोलिकुलर मास कितना है, यूनिट क्या होगी, गलत। यही तो कंफ्यूजन में दूर करने के लिए इसको बता रहा हूं इतना डिटेल में, है ना। क्योंकि अपन जो बेसिक पे पढ़ रहे हैं ना, देखो जेई का मतलब ये नहीं है कि हमें बेसिक नहीं आता और हम हाई फाई प्रॉब्लम करते रहे। जेई का मतलब ये है कि आपको बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है, तो फिर वो प्रॉब्लम कोई भी हाई फाई नहीं रहेगी। एक भी कोई भी बड़ा क्वेश्चन है तो कई सारी छोटी इंफॉर्मेशन का सेट होता है। अब बच्चा किसी भी एक छोटी इंफॉर्मेशन में कमी करता है तो क्वेश्चन गलत। तो चीज को बेसिक से अपन पढ़े कि जो गलती हो सकती है वही। अब मैंने वाटर का मोलिकुलर मास बोल दिया, तो बच्चे के दिमाग में सीधा क्या आएगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम हो ही नहीं सकता। एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, mu। तो ये हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 16, तो 18 क्या आएगा, mu। बात समझिए, कौन सा मास पूछ रहा हूं मैं, मोलिकुलर मास। अगर मैंने पूछा ग्राम मोलिकुलर मास बताइए, तो हम इसी नंबर के साथ क्या कर देंगे, 18 ग्राम। या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, इट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। समझिए बात को, ठीक है ना। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैंने लिया CO2, तो आप सबसे पहला काम तो ये करो, कार्बन 12 प्लस 16 प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 44। अगर मैं 44 के साथ mu यूनिट लगा दूं तो ये किसका मास है, एक मोलिक्यूल का मास, तो इट इज मोलिकुलर मास ऑफ CO2। लेकिन अगर मैं इसी 44 के साथ ग्राम लगा दूं तो ये चीज क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, या शॉर्ट में बोल सकता हूं इट इज। फर्क समझ रहे हैं दोनों चीजों में। व्हाट इज मोलिकुलर मास, मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल। व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स। कितने मोलिक्यूल्स इकट्ठे कर लिए हैं, Na को इकट्ठे करके उनका मास निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, मोलर मास। ये फर्क है, समझ बात। और अगर यहां से मैं वही फार्मूला लगाऊं, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल या मास ऑफ सैंपल अपॉन नीचे क्या आएगा, मोलर मास। सही। लेकिन दोनों किस में होने चाहिए, ये ग्राम में है तो इसे भी किस में रखना है, ग्राम। सही। अगर मान लो मैं ये पूछूं 72 ग्राम वाटर इज टेकन, इसमें कितने मोल हैं वो निकालने हैं, मोल N कितने हैं, सीधा जवाब दे सकते हो आप, 4 मोल हो गए। कितने मोल है वो निकालने के लिए इसका मोलर मास निकाल लू ना, 18 ग्राम, और वेट हमें कितना दे दिया, 70 ग्राम। साफ दिखाई दे रहा है, जो वेट दिया है अपॉन मोलर मास कर दे तो मोल आ गए, कितने आ गए, 4। ठीक। तो ये अगर मान लो मैंने पहला पार्ट बनाया, मोल आ गए, मुझसे पूछा जाए कितने मोलिक्यूल्स पड़े हुए इसमें, वाटर, बताइए। यूनिटरी मेथड है। एक मोल में कितने मोलिक्यूल पाए जाते हैं, Na।
तो 4 मोल में कितने होंगे 4, यानी इसको अपन ऐसे कर सकते हैं n बराबर 4 बराबर में लिख सकता हूं ना n अपॉन n है, तो n बराबर क्या आ गया 4n। n का मतलब क्या है मॉलिक्यूल। तो Na जो n है वो किसको बताएगा नंबर ऑफ स्पीसीज को, ठीक है ना। तो अगर नंबर के लिए फार्मूला निकालना है तो n अपॉन n है, और अगर वेट वाला फार्मूला निकालना है तो W अपॉन, समझ गए बात को। यानी कि ग्राम में दे दिया है और मोल पूछा है तो फिर ग्राम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से, तब अपने पास मोल आ जाए, है ना। और एक बार मोल आ गए तो फिर मोलिक्यूल निकाले जा सकते हैं। जितने मोल होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं Na से, नंबर ऑफ मोल्स। नोट करो थोड़ा। अपन कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक फैक्ट है जिसको आप याद कर लें तो अच्छा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये अपने सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हो सकता है जेईई ये ना दे। मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। अब आप ये सोचो कि मुझे ग्राम तो दिया हुआ नहीं है तो मैं मोल कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं डेंसिटी वाला फार्मूला लेके कि डेंसिटी वाटर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला पता है सबको, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मान लो मैं डेंसिटी रख दूं 1 ग्राम पर ml और मास इसका निकालना है, वॉल्यूम है 54 ml, तो ml से ml कैंसिल आउट हुआ, मास कितना आ गया 54 ग्राम। या वेट बोल दूं या मास बोल दूं एक ही बात, हम वेट और मास एक ही लेंगे, ठीक है ना। मास और वेट में थोड़ा सा एक फिजिक्स के हिसाब से एक अलग चीज आती है ना, कि मास तो है कि एक एब्सोल्यूट मास है, वेट है कि ग्रेविटी के हिसाब से अपन उसको डिफाइन करना। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में मैं उन सब चक्करों में नहीं पढ़ना, वेट या मास में लिखूं एक ही बात मानना है। तो वेट अपन को पता लग गया, अगर ये मास पता लग गया तो मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, बोलो। तो मोलर मास इसका कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम से डिवाइड कर दूं तो मोल कितने आ गए 3 मोल। अब आंसर दे सकते हो ना आप कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। मुझसे तो मॉलिक्यूल पूछे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं Na, तो 3 में कितने होंगे 3। यानी मैं फार्मूला लगा करना चाहूं तो मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3 Na, और ये n का मतलब क्या है मॉलिक्यूल्स। यूनिटरी मेथड है बिल्कुल ये। अब ये इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, प्रैक्टिस हो जाएगी। 54 ml वाटर है, डेंसिटी 1 है, ठीक है। तो 54 ml इज इक्वल टू 54 ग्राम। एक मोल का मास है 18 ग्राम, तो कितने मोल होंगे 54 ग्राम के बराबर 3 मोल। एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं Na, तो 3 मोल में कितने मोलिक्यूल होंगे 3। ये यूनिटरी मेथड है ना। तो जी जैसे मैथमेटिक्स में कमांड होगा तो अपन आगे स्टेप्स में बढ़ते जाएंगे, ठीक। नोट कीजिए सर, निकाल चुके हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल एटम के साथ निकाल चुके। अब अपन को वॉल्यूम के साथ निकालना है, वॉल्यूम मतलब गैस के रेफरेंस में। तो उसके लिए जो अपन लॉ पढ़ रहे हैं एवोगाड्रोस लॉ, गैसेस लॉ है ये। गैसेस लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, two gases occupy same volume, if number of molecules are also same, अब ये चीज कहां से आई है, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस स्टेट का अपना एक इक्वेशन आता है, शायद आपने पढ़ी हो, PV is equal to nRT। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए। अब ये जो चारों चीजें हैं, P का मतलब क्या है, P इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है पास्कल है, तो मैं और भी यूनिट लिख रहा हूं इसकी, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 10 to the power 5 पास्कल, या एक पास्कल को ही हम क्या बोल सकते हैं, 1 पास्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट। या एक और यूनिट है 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, एक ही बात है।
ठीक है। तो प्रेशर के लिए अपन ये यूनिट यूज कर सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम के लिए यूज करूं तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो सकती है, 1 लीटर तो होता है 1000 ml। 1 ml को मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी। 1 सीसी बोलूं या 1 ml बोलूं एक ही बात है। सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। और अगर मैं 1 मीटर क्यूब बोलूं तो ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब या 10⁶ ml, या इसको क्या लिख सकता हूं 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब कहलाएगा इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये यूनिट तो किसकी है, प्रेशर की। ये यूनिट किसकी है, वॉल्यूम की। और टेम्परेचर की यूनिट, हम टेम्परेचर हमेशा किस में लिखते हैं, केल्विन में। ठीक है ना। और अगर केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर हो, डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या जोड़ दें 273। तो ये टेम्परेचर किस में आ जाएगा, इन केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइडियल गैस इक्वेशन में अगर यहां पर हम 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कर दे तो उस केस में ये बोल रहा है, इस चीज का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं पहले। ये बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। 2 गैस हम कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी, और इसमें मॉलिक्यूल एन है। मॉलिक्यूल इसमें एन ले लिया, कैपिटल एन, इसमें मॉलिक्यूल एन ले लिया। अगर 2 गैसों के मॉलिक्यूल सेम होंगे तो क्या उनके मोल भी सेम होंगे। क्वेश्चन है, 2 गैसों के मॉलिक्यूल सेम है तो क्या उनके मोल भी सेम होंगे। बिल्कुल भाई, अगर एन है तो आप डिवाइड बाई एन ही करोगे ना दोनों जगह। इसका मतलब इनके मोल भी क्या है, सेम। एन एन मोल्स आर इक्वल। अब आप ये देखो, ये बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसका टेम्परेचर T, इसका T, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर B। तो PV इज इक्वल टू nRT में R तो कांस्टेंट है, इस R को हम क्या बोलते हैं, R इज गैस कांस्टेंट। इसकी 3 वैल्यू है गैस कांस्टेंट की, जो है एक तो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, एक है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, यह है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टी कांस्टेंट कर दिया, आर कांस्टेंट है, मोल सेम ले लिए। तो अगर ये सारी चीजें सेम होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। इसी लॉ को हम क्या बोल रहे हैं, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो क्या बोल रहा है कि अगर 2 ऐसी गैसेस ली जाए जिनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, 2 अगर ऐसी गैसेस ली जाए जिनका टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, अगर उनके मॉलिक्यूल भी सेम है तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, 2 गैसेस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम इफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। अगर मॉलिक्यूल सेम है तो मोल सेम होंगे। अब मोल टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या आएगा, सेम। यानी इनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ आ गई। किसका यूज कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का। प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, मोल सेम, आर कांस्टेंट है सभी के लिए एक जैसा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर मैं ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल ले लूं और ओजोन के भी 10 मॉलिक्यूल ले लूं तो दोनों का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कब, जब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा जाए, सेम। अगर मैं इनमें से एक चीज चेंज कर दूंगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब इसी को एवोगाड्रो ने एक अलग तरीके से कैसे बोला वो देख रहे हैं, नोट कीजिए सर। इसी डेफिनेशन को एक अलग तरीके से बोला, 1 मोल ऑफ ईच गैस occupies 1 mole of each gas occupies 22.4 liter at STP condition। ठीक है। अब ये चीज इसने कैसे निकाली कि इसने STP कंडीशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हम लेते हैं 1 atm। अगर कंटेनर का प्रेशर 1 atm रखा जाए और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। IUPAC ने इसको अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है।
आईपीएसी बोलता है कि प्रेशर होना चाहिए 1 बार और टेम्परेचर होना चाहिए 273.16 केल्विन। ये एक्चुअली कितना होता है 273, 0 डिग्री को ही लेते हैं अपन 0.16। तो थोड़ा सा अलग है। अगर मैं वहां सोल्व करके रखूंगा तो ये वॉल्यूम भी थोड़ा सा अलग आएगा दोनों कैलकुलेशन से। पर अपन जो है इसको सोल्व इसी तरीके से मानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कहां पर? एसटीपी। शॉर्ट में अपन यही याद रखते हैं, कैलकुलेशन अपन करनी नहीं है। इसका मतलब ये 1 मोल लेकिन क्या होनी चाहिए? गैस। ऐसा नहीं है कि मैं सॉलिड के लिए भी ये बात बोल दूं। ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो किसके लिए बोला जा रहा है? और गैस कौन सी है? आइडियल। पर आइडियल गैस अगर लें तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। इसका मतलब अगर मैं एसटीपी पर 1 मोल हीलियम गैस ले लूं, ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 22.4 लीटर। कहां पर? एसटीपी। अगर मैं इसके बदले 1 मोल ऑक्सीजन ले लूं तब भी इतना ही होगा, और अगर मैं 1 मोल ओजोन ले लूं तब भी इतना ही होगा। समझ बात हो? यानी हर गैस का 1 मोल यानी कितना वॉल्यूम? 20। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है कि ये क्या होनी चाहिए? गैस। अब बच्चा यहां पर कैसे गलती करेगा वो समझना पड़ता है। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज करो मैंने लिया कि 22.4 लीटर वाटर, ठीक है, वाटर, और मुझे डेंसिटी दे दी 1 ग्राम पर ml, और मुझसे पूछ लिया कि कितने मोल्स हैं वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर। बताइए कितने होंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर? क्लास तो नहीं है किसी की 2 बजे भी कहीं पर, ठीक है? कितने मोल्स वाटर के होंगे? जवाब दो। बच्चा गलती क्या करेगा? 1 मोल, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि 1 मोल यानी 22.4 लीटर। लेकिन ये देखना भी तो जरूरी है ना कि ये गैस है कि क्या है। ये डेंसिटी दे रहा है, इसका मतलब ये किस स्टेट में है? लिक्विड। ये मैंने लिखा नहीं, वरना आपको देखते पता लग जाता। तो 22.4 लीटर यानी कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1000 ml। ठीक, ये चीज वॉल्यूम हो गई। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी अगर अपने पास मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है ml में 22400। सही है ना? ml से ml कैंसिल आउट हुआ, कितना ग्राम आ गया? 22400 ग्राम। अब अगर मास आ गया तो मोल निकालने के लिए क्या करूं मैं? मोल इज इक्वल टू 22400 अपॉन मोलर मास कितना है? 18। इतने मोल्स आएंगे वाटर के। बात समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। एग्जाम्पल 22.4 लीटर वाटर वेपर, और मुझसे पूछ लिया जाए 8 STP ले लिए ये, तो आपसे पूछा जाए कि कितने मोल्स हैं यहाँ, तो मोल कितने हो जाएंगे? 1 मोल। तो गैसेस फॉर्म में ले लेंगे अगर अपन किसी चीज को, लेकिन 2 कंडीशन है साथ में। पहली कंडीशन क्या हो? गैस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? STP कंडीशन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तब मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल जो है वो कितने के बराबर होगा? 20। तो इसके मोल कितने हो गए? समझ गए बात हो? नोट कीजिए सब। ये तो नोट कर लिया हुआ। के लिए एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन किससे डिवाइड कर दो? ये फॉर्मूला समझ गए हैं? अगर वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे गैस का STP पर, लेकिन किस में होना चाहिए? इन लीटर, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं? शॉर्ट में लिख सकता हूं n इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। जैसे एग्जाम्पल मुझे दे दिया 44.8 लीटर ओजोन 8 STP। STP लिखा जाना चाहिए। हाउ मेनी मोल्स आर देयर? बोलो कितने मोल होंगे? यूनिटी मेथड हो गया। 22.4 लीटर कितना होता है? 1 मोल। तो ये 2 मोल के बराबर है। फार्मूले से कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। कितना मोल आ गया?
सही। मुझसे पूछा जाए इसमें कितने मोलिक्यूल पड़े हुए हैं, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर, बी पूछ रहा हूं मोलिक्यूल, ध्यान दे मोल नहीं पूछ रहा हूं, आपकी बात मोल पहले पार्ट में पूछ चुके हैं, मोलिक्यूल कितने होंगे, तो मोलिक्यूल सिंपली कितने हो जाएंगे 2n। कैसे निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू n अपॉन n, तो n बराबर क्या हो गया n इंटू n, कितना आंसर आ गया 2na मोलिक्यूल। और यूनिटरी मेथड से कैसे हो गया, 1 मोल कंटेंस na मोलिक्यूल्स, तो 2 मोल कंटेंस 2na मोलिक्यूल, सही बात है। और तीसरा जो है सी पार्ट, मुझसे पूछ लिया जाए कि मास ऑफ ओजोन सैंपल कितना होगा, तो मास निकालने के लिए अब मैं यूनिटरी मेथड से चलता हूं, इसका मोलर मास कितना है 48 ग्राम, एक मोल का मास कितना होगा 48 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 96 ग्राम। या मैं उसको कैसे कर दूं कि n इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मोल कितने निकाले हैं 2, मोलर मास इसका 48 ग्राम, तो वेट कितना हो गया 96 ग्राम। समझ गए बात को। तो अब अपने पास तीनों फार्मूले आ गए जो मैं एक साथ लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे अपन। तीनों फार्मूले क्या है, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू n अपॉन na बराबर वेट अपॉन मोलर मास या वॉल्यूम अपॉन 22। ये समरी है आज की क्लास का। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N नंबर ऑफ स्पीसीज या मोलिक्यूल या एटम्स या आयंस, Na क्या है एवोगाड्रोस नंबर, W क्या है पेटो सैंपल, कैपिटल M क्या है मोलर मास ऑफ द सैंपल, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और डिवाइड किसे करना है 22। इसी को जो है मैं कंबाइन करके एक वाई मैप की फॉर्म में बना रहा हूं। वाई मैप की फॉर्म में कैसे, ये देख लो इस तरीके से, और यहां पर नंबर ऑफ मोल, ठीक। अगर नंबर ऑफ मोल से मुझे नंबर ऑफ स्पीसीज निकालनी हो, ध्यान दो, नंबर ऑफ स्पीसीज निकालनी हो, इधर जाना हो, तो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ मोल से निकालने के लिए इनटू क्या कर दूं Na, और अगर इससे ये निकालना है तो इधर आऊंगा तो डिवाइड बाय क्या कर दूं, ये बात समझ ना। अगर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और मोल निकालने हैं तो डिवाइड बाय Na कर दूं, और मोल दिए हुए हैं और उससे मॉलिक्यूल निकालने तो मल्टीप्लाइड बाय Na कर दूं। अगर मुझे मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं ले लिया W ग्राम, इससे मुझे मोल निकालने हैं तो मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, और अगर मोल से मुझे ये निकालना है तो उल्टा कर दूं इनटू मोलर मास, समझ रहे हो। और अगर मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर, ठीक, तो अगर इससे ये निकालना है तो डिवाइड बाय 22.4, और अगर इससे ये निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 20। ये अलग से कोई चीज नहीं है, ये यही लिखा है मैंने एक तरह से, है ना। तो एक बार और देख लो मैप को, नंबर ऑफ स्पीसीज मॉलिक्यूल दे दिए हैं तो डिवाइड बाय Na, मोल आ जाएंगे, मोल है और इनटू Na कर दूं तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अगर मोल है और इनटू 22.4 कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा गैस का, और अगर वॉल्यूम है डिवाइड बाय 22.4 कर दूं तो मोल आ जाएंगे। अगर मोल है अपने पास, इनटू मोलर मास कर दूं तो वेट ऑफ सैंपल आ जाएगा, और वेट अगर पता हुआ है डिवाइड बाय मोलर मास कर दूं तो नंबर ऑफ मोल। अब इसकी हेल्प से अपन सारी चीजों को आपस में चेंज कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं अपन इस पर, इसको लें अपन 67.2 लीटर ओजोन गैस एट STP, ठीक। मुझसे सबसे पहले पूछा है कितने मोल्स पड़े हुए हैं, बता सकते हो, बोलो। n इज इक्वल टू 67.2 अपॉन 22.4, कितने मोल्स आ गए। दूसरा पार्ट मुझसे पूछा है कितने मॉलिक्यूल्स है,
बोलो, सीधा बोल सकते हो ना, इट इज इक्वल टू 3Na। अगर मुझसे पूछा जाए सी मास ऑफ सैंपल, बताइए कितना होगा? 3 into 48 ग्राम। और अगर मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, बोलो, तो ये हो जाएगा 3Na into 3। अब मैं इसको समझा रहा हूं ये कैसे किया अपन ने। सबसे पहले तो मोल्स कितने हैं? 3। तो एक मोल में कितने मोलिक्यूल होंगे? Na। तो 3 में कितने जाएंगे? 3Na। एक ओजोन के मोलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3। इसका मतलब 3Na मोलिक्यूल में कितने होंगे? 3Na into 3 एटम। ये सबको क्लियर है? और एक ही झटके में अपन फार्मूले में करना चाहें तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इसका 48 N अपॉन Na बराबर वॉल्यूम 67.2 अपॉन 22.4 बराबर कितना आ गया? यहीं से दिखाई दे रहा है आपको। वेट कितना आ जाएगा? 48 इंटू 3 ग्राम। N क्या आ जाएगा? 3 इंटू Na मोलिक्यूल्स। एटम निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मोलिक्यूल में से एक मोलिक्यूल में 3 एटम है तो 3Na में कितने होंगे? समझिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बस लास्ट आज का, ये रब कर दूं। फोर्टी एट इंटू 3 कितना होगा? नहीं, 142। 48 इंटू 144। एक कंटेनर कंटेंस, इस पे ध्यान रखें अपन, कंटेनर कंटेंस 12.044 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। अब आप ये देखो, जब भी मुझे मोलिक्यूल दिए हुए होंगे, सैंपल तो मोलिक्यूल का ही है, तो मैं इस चीज से मोल निकाल सकता हूं ना। इसके कितने मोल आएंगे? 12.044 10 to the power 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.22 इंटू 10 to the power 23। कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स आ गए। अब इस 2 मोल में हमने क्या ऐड कर दिया है? 144 ग्राम ओजोन ऐड कर दिया है। वेट दे दिया है तो मोल कैसे निकालूंगा? वेट अपॉन मोलर मास है। 144 अपॉन 48 कितने मोल आ गए? 3। और समझ में आ रही है बात? 2 मोल में कितने ऐड कर दिए हैं? 3। तो अब इधर आ जाए, 2 मोल में 3 मोल ऐड कर दिए हैं तो टोटल मोल कितने हो गए? 2 + 3 = 5 मोल। सही है? मोलिक्यूल कितने होंगे? इज इक्वल टू 5 इंटू Na। एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? Na। तीसरा पार्ट, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप ये देखो, ओजोन के एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 5 Na। अब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो कितने मोल है? 5। 5 इंटू क्या करूं? 24। समझ गए बात हो? अब यही क्वेश्चन अपन उल्टा भी चल सकते थे, वॉल्यूम दे दिया होता तो ये निकाल सकते थे।
रिलेशन पता लग गया ना। आज की क्लास में अपन ने मोल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है कि अगर मोलिक्यूल्स दिए होंगे तो अपॉन एन करके मोल्स निकालो, वेट दिया होगा तो अपॉन मोलर मास करके मोल निकालो, और वॉल्यूम गैस का एसटीपी पर है तो अपॉन 22.4 करके मोल निकालो। तो मोल निकालना अपन को यहाँ